रागिनी की तरंगों से कांपते हुए उच्छ्वास तान मूर्छनाएं उसी के हृदय सागर की ओर अनर्गल विविध भंगिमाओं से बढ़ती चली आ रही है। कैसा कुशल छल, उसका सर्वस्व उससे छीन लिया और इस दान में प्राप्ति भी कितनी अधिक, जैसे इसके तमाम अंग उसके हुए जा रहे हैं और उसके इसके। राजकुमार एकाग्रचित से रूप और स्वर पान कर रहा था। एक एक शब्द से कनक उसके मर्म तक स्पर्श कर रही थी। संगीत के नशे में, रूप के लावण्य में, अलंकारों की प्रभा से चमकती हुई कनक मरीचिका के उस पथिक को पथ से भुलाकर बहुत दूर ले गई। वो सोचने लगा, ये सुख क्या व्यर्थ है? ये प्रत्यक्ष ऐश्वर्य आकाश पुष्प की तरह केवल काल्पनिक ही कहा जाएगा। यदि इस जीवन की क्रांति हृदय के मधु और सुरभि के साथ वृक्ष पर ही सूख गई तो क्या फल? कनक, तुम मुझे प्यार करती हो? सहसा वो कह उठा। कनक को इष्ट मंत्र के लक्ष्य जप के पश्चात सिद्धि मिली। उसके हृदय सागर को पूर्णिमा का चंद्र दिख पड़ा। उसके यौवन का प्रथम स्वप्न सत्य के रूप में मूर्तिमान हो आंखों के सामने आ गया। चाह कि जवाब दे, पर लज्जा से समस्त अंग जकड़ से गए। हृदय में एक अद्भुत विद्युत प्रवेश कर गुदगुदी कर रही थी। ऐसी दशा आज तक कभी ना हुई। मुक्त आकाश में उड़ती हुई रंगीन परों की विहंग परी राजकुमार के मन की डाल पर बैठी थी, पर किसी जंजीर से नहीं बंधी, किसी पिंजड़े में नहीं आई। पर इस समय उसी की प्रकृति उसके प्रतिकूल हो रही थी। वो चाहती है कहूं, पर प्रकृति उसे कहने नहीं देती। क्या वो प्यार वो प्रदीप है जो एक ही एकांत गृह का अंधकार दूर कर सकता है? क्या वे सूर्य और चंद्र नहीं जो प्रतिगृह को प्रकाशित करें? इस एकाएक आए हुए लाजपाश को काटने की कनक ने बड़ी कोशिश की, पर निष्फल हुई। उसके प्रयत्न की शक्ति से आकस्मिक लज्जा के आक्रमण में ज्यादा शक्ति थी। कनक हाथ में सुरबहार लिए रत्नों की प्रभा में चमकती हुई सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। इस समय राजकुमार की तरफ निगाह भी नहीं उठ रही, मानो एक तुम द्वारा जिसने उसे इतना दे दिया जिसके भार से आप ही आप उसके अंग दादा की दृष्टि में नत हो गए। उसका स्नेह सुख का भाव हटाकर आंखें उठाना उसे स्वीकार नहीं। बड़ी मुश्किल से एक बार सजल अनिमेष दृगों से सिर झुकाए हुए ही उसने राजकुमार की ओर देखा। वो दृष्टि कह रही थी, क्या अब भी तुम्हें अविश्वास है? क्या अभी और प्रमाण देने की आवश्यकता होगी? उन आंखों की वाड़ी पढ़कर राजकुमार एक दूसरी परिस्थिति में पहुंच गया, जहां प्रचंड क्रांति विवेक को पराजित कर लेती है। किसी स्नेह अथवा स्वार्थ के विचार से दूसरी श्रृंखला तोड़ दी जाती है, अनावश्यक परिणाम को एक भूल समझकर। संध्या हो रही थी। सूर्य की किरणों का तमाम सोना कनक के सोने के रंग में, पीत सोने सी साड़ी और सोने के रत्नाभूषणों में मिलकर अपनी सुंदरता एवं अपना प्रकाश देखना चाहता था। और कनक चाहती थी संध्या के स्वर्ण लोक में अपने सफल जीवन की प्रथम स्मृति को हृदय में सोने के अक्षरों से लिख ले। इंगित से एक नौकर को बुला कनक ने पढ़ने के कमरे से कागज, कलम और दवात ले आने के लिए कहा। सुरबहार वहीं गद्दी पर एक बगल रख दिया। नौकर कुल सामान ले आया। कनक ने कुछ लिखा और गाड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। कागज नौकर को देखते हुए कहा, ये सामान नीचे की दुकान से जल्द ले आओ। राजकुमार को कनक की शिक्षा के बारे में अधिक ज्ञान न था। वो उसे साधारण पढ़ी लिखी स्त्री में शुमार कर रहा था। कनक जब लिख रही थी तब लिपि देखकर उसे मालूम हो गया कि कनक अंग्रेजी जानती है। लिखावट सुंदर, सदी हुई दूर से मालूम दे रही थी। अब हवाखोरी का समय है। कनक एक भार सा अनुभव कर रही थी, जो बोलते समय उसके शब्दों पर भी अपना गुरुत्व रख रहा था। राजकुमार के संकोच की अर्गला कनक के आदर, शिष्टता और स्वभाव के अकृत्रिम प्रदर्शन से आप ही आप खुल गई। यूं भी वो एक बहुत ही स्पष्ट स्वतंत्र प्रकृति का युवक था। अनावश्यक सभ्यता का प्रदर्शन उसमें नाम मात्र को ना था। जब तक वो कनक को समझ ना सका, उसने शिष्टाचार बरता। फिर घनिष्ठ परिचय के पश्चात अभिनय से सत्य की कल्पना लेकर दोनों ने एक दूसरे के प्रति कार्यता जैसा प्रेम सूचित किया था। राजकुमार उससे कनक के प्रसंग को बिल्कुल खुले हुए प्रवाह की तरह, हवा की तरह स्पर्श कर बहने लगा। वो देखता था, उससे कनक प्रसन्न होती है। यद्यपि उसकी प्रसन्नता बाढ़ के जल की तरह उसके हृदय के कूलों को छाप कर नहीं छलकने पाती,
केवल अपने सुख की पूर्णता, अपनी अंतस तरंगों की टलमल प्रसन्नता अपनी सुखद स्थिति का ज्ञान मात्र करा देती है। तुम अंग्रेजी जानती हो, मुझे नहीं मालूम था। कनक मुस्कुराई। हाँ, मुझे कैथरीन घर पर पढ़ा जाया करती थी। थोड़े ही दिन हुए मैंने पढ़ना बंद किया है। हम लोगों के साथ अदालत से आते समय कैथरीन ही थी। राजकुमार के मानसिक सम्मान में कनक का दर्जा बढ़ गया। उसने उस ग्रंथ को पूर्णतः नहीं पढ़ा। इस अज्ञान मिश्रित दृष्टि से कनक को देख रहा था। उसी समय नौकर एक कागज में बंधा हुआ कुछ सामान लाकर कनक के सामने रख दिया। फिर राजकुमार से कहा, लीजिए, पहन लीजिए, शाम हो रही है, टहल आवे प्रिंस ऑफ वेल्स घाट की तरफ। राजकुमार को बड़ा संकोच मालूम हुआ, पर कनक के आग्रह को टाल न सका। वो चुपचाप नए वस्त्र और जूते पहन लिए। कनक ने कपड़े नहीं बदले। उन्हीं वस्त्रों में वो उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार के सामने ही एक बड़ा शीशा दीवार पर लगा था। कनक इस तरह खड़ी हुई कि उसकी साड़ी और कुछ दाहिने अंग राजकुमार के आधे अंगों से छू गए। वो उसी तरह खड़ी हुई हृदय की आंखों से राजकुमार के दर्पण की आंखें देख रही थी। वहां उसे जैसे लज्जा ना थी। राजकुमार ने भी छाया की कनक को देखा। दर्पण में 4 असंकुचित नेत्र, जिनमें एक ही मर्म, एक ही स्नेह का प्रकाश था, मुस्कुरा उठे। अलंकारों के भार से कनक की सरल गति कुछ मंद पड़ गई थी। राजकुमार को बुलाकर वो नीचे उतरने लगी। कुछ देर तक खड़ा वो उसे देखता रहा। कनक नीचे उतर गई, राजकुमार भी चला। कार तैयार खड़ी थी। अर्दली ने पीछे की सीट का द्वार खोल दिया। कनक ने राजकुमार को बैठने के लिए कहा। राजकुमार बैठ गया। लोगों की भीड़ लग रही थी। अवाक नेत्रों से आला अदना सभी कनक को देख रहे थे। राजकुमार के बैठ जाने पर कनक भी वहीं एक बगल में बैठ गई। आगे की सीट पर ड्राइवर की बाईं तरफ अर्दली भी बैठ गया। गाड़ी चल दी। राजकुमार ने पीछे किसी को कहते सुना, वाह रे तेरे भाग। गाड़ी बिलिंगटन स्ट्रीट से होकर धर्मतल्ले की तरफ दौड़ने लगी। सूर्य की अंतिम किरणें दोनों के मुख पर सीधी पड़ रही थी, जिससे कनक पर लोगों की निगाह नहीं ठहरती थी। सामने खड़े लोग उसे एकटक देखते रहते। इस प्रकार आभूषणों से सजी हुई महिला को अवगुंठित निस्त्रस्त चितवन स्वतंत्र रूप से खुली मोटर पर विहार करते प्रायः किसी ने नहीं देखा था। इस अकाट्य युक्ति को कटी हुई प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष कर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कनक के वेश में उसके मातृपक्ष की तरफ जरा भी इशारा न था। कारण उसके मस्तक का सिंदूर ऐसे समस्त संदेह की जड़ काट रहा था। कलकत्ता की अपार जनता की मानस प्रतिमा बनी हुई अपने नवीन नयनों की स्निग्ध किरणों से दर्शकों को प्रसन्न करती कनक किले की तरफ जा रही थी। कितने ही छिपकर आंखों से रूप पीने वाले मुंहचोर हवाखोर उसकी मोटर के पीछे अपनी गाड़ी लगाए हुए अनर्गल शब्दों में उसकी समालोचना करते हुए उच्च स्वर से कभी कभी सुनाते हुए भी चले जा रहे थे। गाड़ी ईडन गार्डन के पास से गुजर रही थी। अभी वो स्थान देखिए, नहीं देख पड़ता? कनक ने राजकुमार का हाथ पकड़कर कहा। हाँ, पेड़ों की आड़ है। ये क्रिकेट ग्राउंड है। वो क्लब है जो पत्तियों में हरा हरा दिखाई दे रहा है। एक बार फर्स्ट बटालियन से यही हम लोगों का फाइनल कूच बिहार शील्ड मैच हुआ था। भूली बात के आकस्मिक स्मरण से राजकुमार का स्वर कुछ मंद पड़ रहा था। आप किस टीम में थे? विद्यासागर कॉलेज की टीम में, जब मैं चौथे वर्ष में था। स्कोर क्या रहा? 356-130 से हम लोग जीते थे। बड़ा डिफरेंस रहा। हाँ, किसी ने सेंचुरी भी की थी। हाँ, इसी से तो इतना अंतर आ गया था। हमारे प्रोफेसर बनर्जी बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। और सेंचुरी किसने की थी? राजकुमार कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे सहज कंठ से कहा, मैंने। गाड़ी अब प्रिंस ऑफ वेल्स घाट के सामने थी। कनक ने ड्राइवर को आदेश दिया, ईडन गार्डन लौट चलो। ड्राइवर ने मोटर घुमा दी।